तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000। आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। बता दें महाराष्ट्र विधानसभा की कोल्हापुर उत्तर सीट के उपचुनाव में सत्ता और महाविकास अघाड़ी ने विपक्ष दल भाजपा को झटका दिया। उपचुनाव में महाविकास अघाड़ी की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव ने 19,307 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। जयश्री ने भाजपा के प्रत्याशी सत्यजीत कदम को मात दी है। कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री को 9,07,332 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी सत्यजीत को 7,08,025 हासिल किए गए। और शनिवार को मतगणना के बाद उपचुनाव के परिणाम घोषित किए गए। इस उपचुनाव में कांग्रेस को अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाबी मिली, साथ ही महाविकास अघाड़ी को मजबूती मिली। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हापुर उत्तर सीट से जीतने वाले कांग्रेस के विधायक चंद्रकांत जाधव का बीते साल दिसंबर में निधन हो गया, जिसके बाद उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने चंद्रकांत की पत्नी जयश्री को उम्मीदवारी दी। कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना तीनों दलों का गठजोड़ होने के चलते जयश्री की जीत की राह आसान हो गई। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से कोल्हापुर उत्तर सीट के उपचुनाव में प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली करुणा धनंजय मुंडे के सिर्फ 134 वोट मिले हैं। कोल्हापुर उत्तर सीट के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री की शानदार जीत के बाद विधानसभा में महिला सदस्य की संख्या बढ़कर अब 25 हो गई। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 24 महिलाएं विधायक बनी थी। लखीमपुर खीरी हिंसा में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगी। इसी के साथ तय की जाएगा कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मोड़ पर 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा मामले के मुख्य आरोपी जेल जाएंगे या फिर बाहर रहेंगे। कोर्ट ने इससे पहले यूपी सरकार ने 4 अप्रैल तक इस मामले में जवाब मांगा था और इस दिन हुई सुनवाई में सभी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा है कि यह जघन्य अपराध है। हालांकि उनके साथ ही कहा है कि उनके भागने का खतरा नहीं है। दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मॉल एवं सेवा कर परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में 5% के कर स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि इसके स्थान पर कुछ अधिक खपत वाले उत्पाद को 3% और शेष को 8% के स्लैब में डाला जा सकता है। ज्यादातर राज्य राजस्व बढ़ाने को लेकर एक राय रखते हैं, जिससे उन्हें मुआवजे के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़े। फिलहाल जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 कर स्लैब है। इसके अलावा सोने और स्वर्ण आभूषण पर 3% कर लगता है। और आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त कुछ बिना ब्रांड वाले उत्पाद है जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। सूत्रों ने कहा है कि राजस्व बढ़ाने के लिए परिषद कुछ गैर खाद्य वस्तुओं को 3% स्लैब में लाकर छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में कटौती करने का निर्णय ले सकती है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा है कि श्री राम के नाम पर सांप्रदायिक आग भड़काना भगवान राम के विचारों को अपमान है। उन्होंने कहा है कि यहां तक कि भगवान राम भी मध्य प्रदेश के खरगोन की हिंसा पर बेचैन होंगे, जहां रामनवमी पर भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। उन्होंने भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने और समाज में धार्मिक कलह बोने की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक में राउत ने लिखा, अगर कोई कट्टरवाद की आग को भड़काना चाहता है और चुनाव जीतने के लिए शांति भंग करना चाहता है तो वे दूसरे विभाजन के बीज बो रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत सामना के कार्यकारी संपादक हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बौचहां विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी को हार का सामना करना पड़ा। अब अमर पासवान और बेबी कुमारी की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में तत्कालीन विधायक बेबी कुमारी एक क्रिकेट मैच के दौरान विजयी होने पर अमर पासवान को मेडल पहनाकर सम्मानित कर रही है। तस्वीर साल 2015 की बताई जा रही। रिपोर्ट के मुताबिक बौचहां की पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने 2015 में अमर पासवान को मेडल पहनाकर सम्मानित किया था। उस वक्त वो विधायक थी। बता दें कि बौचहां विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम एक दिन पहले ही सामने आया है, जिसमें आरजेडी नेता अमर पासवान ने शानदार जीत हासिल की। वहीं बीजेपी की उम्मीदवार बेबी कुमारी दूसरे नंबर पर रही। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सारी चीजें तय हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। संगठन में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी, इस पर अभी मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि इस पर हफ्ते भर में स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस के टॉप सोर्सेज के मुताबिक प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत को सलाहकार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और नेता के रूप में काम करने के लिए कहा गया। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी रोड मैप और संगठनात्मक परिवर्तनों के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया है।
4 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 2024 का रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। टीएमसी ने कहा है कि देश की राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश अंतिम नहीं है, बल्कि बंगाल भी देश की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करता है। उन्होंने कहा है कि 2024 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी लोकसभा की सभी 42 सीटें जीतेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 1 लोकसभा और 1 विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को हुए उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो को जीत मिली है। महाराष्ट्र में मराठी मानुस की राजनीति करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे अब धीरे धीरे हिंदुत्व की राह पर लौट रहे हैं। राज ठाकरे के तेवरों को देखते हुए लग रहा है कि वह महाराष्ट्र में अब शिवसेना का विकल्प बनने की रणनीति बना रहे हैं। लिहाजा वह 5 जून को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करेंगे। राज्य में कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार बनाने के बाद शिवसेना पर हिंदुत्व के मुद्दे पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के लिंचास्क शहर में तेल रिफाइनरी पर बमबारी की है, जिससे वह भीषण आग लग गई। क्षेत्र के गवर्नर ये जानकारी दी। लुहांस के क्षेत्रीय गवर्नर सेरही ने कहा है कि यह पहली बार नहीं है कि तेल रिफाइनरी को निशाना बनाएगी और आरोप लगाया कि रूसी सैनिक स्थानीय आपात सेवा को ध्वस्त करना चाहते। उन्होंने कहा कि हमले के समय रिफाइनरी में ईंधन नहीं था और तेल सामग्री अवशेष में आग लग गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने शनिवार को कहा है कि पिछले 24 घंटे में 8 क्षेत्र पूर्व में दोनेत्स्क, लुहांस और खार्किव, मध्य यूक्रेन में निप्रोतोप्लोतवान के तथा दक्षिण में मायाक्लोवे और खेरसान में रूसी सेना का यहां युद्धपोत हुआ है। महंगाई के बढ़ते ग्राफ के बीच पेट्रोल डीजल के दाम में ब्रेक लगता दिख रहा है। ताजा स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट रेट अपडेट कर दिए हैं। रविवार को ली जारी कीमतों के अनुसार देश में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि 17 अप्रैल 2022 को भी लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल की और डीजल के दाम पहले की तरह बने हुए हैं। ऐसे में महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए बड़ी राहत है। यूपी के नोएडा में कोरोना संक्रमितों का रोज बढ़ता आंकड़ा चौथी लहर की चेतावनी दे रहा है। 24 घंटे मरीजों की संख्या 70 पहुंच गई। इनमें 18 साल से कम उम्र के 14 हैं। एक दिन पहले कुछ 43 लोग संक्रमित मिले थे। अब सक्रिय मरीजों की संख्या 218 हो गई है, जो कि चिंताजनक है। सभी मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। इन सब के बीच शनिवार को 100 से अधिक सेंटरों पर शनिवार को टीका लगाया गया। 14 अप्रैल को पॉजिटिव रेट में 1.60% तथा 2 दिन में रेट 4% बढ़कर 5.19% हो गया है। असम में शनिवार को आए भीषण तूफान के साथ आसमानी बिजली गिरने के कारण कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में नाबालिग भी शामिल है। राज्य सरकार की आधिकारिक बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अनुसार गुरुवार से ही असम के कई हिस्सों में बोडो इसीला ने कहर ढाया है। गर्मी के मौसम में आने वाले आंधी पानी को असम में बोडो इसीला कहा जाता है। जनहानि के अलावा यह अपने पीछे विनाश नहीं छोड़ते और जिसमें क्षतिग्रस्त घर, उखड़े हुए पेड़ और बिजली की टूटी हुई लाइनें शामिल है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।